हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। क्या हाल? सब बढ़िया? ठीक है। ठीक बेटा, देखो आज हम आए हैं क्योंकि एक दिन का गैप हो गया था, कुछ काम आ गया था। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करा दिए हैं, क्या कराने हैं वो सुनना बेटा। देखो ध्यान देना है। मैंने आपको इतना बता दिया है कि क्या बता दिया है। देखो मैंने आपको बताया था, मतलब आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा। क्या पढ़ा है बेटा? मैंने आपको लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन में मैंने कहा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है बेटा। कितने लघु बीजाणु प्राप्त हुए थे आपको? हमको और आपको 4 लघु बीजाणु प्राप्त हुए। और वो चारों लघु बीजाणु क्या बनाए उन्होंने? पराग पुटी। और देखो मैं बात बताऊं बेटा, मैं बताऊं आपको, सीधी बात सुनो। चार जो लघु बीजाणु बने, चार जो लघु बीजाणु बने, उन्होंने 4 परागकण बना दिए और वो बेटा एक जोड़े में थे, उसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। आप मैंने आपको यहाँ तक बात बता दी। और मैं आपको परागकण, एक आपका टॉपिक बेटा वो हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं पहले ही परागकण बता देते हैं, उसके बाद आपको मैं उस टॉपिक को करा दूंगा। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको परागकण के बारे में कुछ जो ऐसी वो नॉलेज थी थोड़ी सी, वो तो बताई दी थी पिछली वीडियो में। आप देखे तो लेक्चर 2 देख लेना। ठीक है, थैंक यू। देखो परागकण देखा मैंने बेटा, देखो होता क्या है परागकण, मैंने आपको बता दिया। परागकण बस बनता है किससे बनता है? लघु बीजाणु जनन किया, फिर बन गए भाई 4 बने, और ऐसे ऐसे बन गए 4। ठीक है, अब परागकण होता क्या है याद रखना है। अगर आपसे देखो स्ट्रक्चर मैं समझाता हूँ। परागकण बेटा द्विकोशिकीय स्ट्रक्चर होती है। एक ये इसमें ये कोशिका पाई जाती है, उसे कायिक कोशिका कहते हैं। 2 कोशिका होती है इसमें, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ठीक है, इसमें 2 परत पाई जाती है। ये जो बाह्य परत होती है उसे बाह्य परत या इसे बाह्य चोल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बाह्य परत जो होती है उसे बाह्य चोल भी कहते हैं। ठीक है, अंतः परत जो होती है उसे अंतः चोल भी कहते हैं। ठीक है, 2 परत होगी और द्विकोशिकीय होती है। संरचना पूछे कोई, उठ देखो, अगर संरचना पूछे तो द्विकोशिकीय है। ठीक है, और अगर आकार पूछे, साइज पूछे आपसे, तो बेटा आपको साइज दिख रहा है, क्या है इसका साइज? गोलाकार है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? डायग्राम में ये डायग्राम में ज्यादा है नहीं, और अगर अगर जरूरत पड़ी डायग्राम की तो मैं आपको फिर से बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, ये बात थी कि मतलब 2 परत होती है, इसमें 2 कोशिका रहती हैं, एक तो कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है, और इसमें कुछ जनन छिद्र और जो पाए जाते हैं वो बात में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके बारे में मेन बात बताता हूँ। ठीक है, यार जगह ना बचेगी, मिटाना पड़ेगा वही है। देखो ध्यान देना है बेटा। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि परागकण की आकृति क्या होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई आकृति पूछेगी, क्वेश्चन हेडिंग में पूछ ले, क्या पूछ ले? आपसे परागकण की आकृति पूछे, याद रखना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ो कि आकृति अगर आपसे पूछे तो परागकण की आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, परागकण की आकृति पूछे गोलाकार, और अगर आपसे परागकण की संरचना पूछे, ठीक है, संरचना पूछे, देखो आकृति साइज है, आकृति को साइज कहते हैं, संरचना को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है द्विकोशिकीय। दो मतलब इसमें मैंने बताई थी आपको, 2 कोशिका पाई जाती हैं। एक तो कौन सी कोशिका? एक तो इसमें 2 कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो कौन सी होती है? कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी होती है? जनन कोशिका। रुको यार। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि परागकण जो होता है उसकी अगर आपसे आकृति पूछे, आकृति को अंग्रेजी में साइज कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे संरचना पूछे, संरचना स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर इसकी होती है द्विकोशिकीय। ठीक है, एक और बात देखो, आपने आकृति देख ली, ठीक है, आपने संरचना देख ली। अगर आप इसके व्यास की बात करें, व्यास, इसका व्यास होता है 25 से 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर, मतलब इसकी आकृति पूछे तो गोलाकार होगी, इसकी संरचना पूछे द्विकोशिकीय होगी, और इसकी व्यास पूछे तो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब सुनो, आकृति देख ली हमने, संरचना भी की बात कर ली, व्यास की बात कर ली। अगर आपसे इसका प्रभाव पूछे, मतलब परागकण के प्रभाव क्या है, याद रखना, परागकण एलर्जी मतलब एलर्जी इसका प्रभाव होता है। ये किसका मतलब क्या करता है? ये एलर्जी उत्पन्न करता है, प्रभाव का मतलब एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आपसे परागकण का कोई जीवन काल पूछे, क्या पूछे? इसका लाइफ स्पान, मतलब जीवन काल कुछ होता है। अगर इसका जीवन काल पूछे तो इसका जीवन काल होता है भिन्न, मतलब भिन्नता होता है। मैं भिन्नता कहता हूँ, मतलब अलग अलग में अलग अलग होगा। ऐसे नहीं परागकण का भाई जीवन काल सेम नहीं बेटा, अलग अलग पादपों में अलग अलग परागकण का जीवन काल होता है। मैं बताऊंगा कौन में कितना होता है। ठीक है, आकृति की बात होगी, संरचना होगी, व्यास हो गया, प्रभाव हो गया, जीवन काल भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या देख लिया? हमने देख ली इसके आकार, आकृति और सब काम देख ली, व्यास भी देख लिया, और आकार देख लिया, संरचना देख ली। ये इसमें बात, ये मेन बात ये होती है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, और ये आपके ये जो एग्जाम होती है,
इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस साल एम्स की में या आर्यज कुछ में भी, ठीक है। इस आकृति, संरचना, व्यास, प्रभाव, एलर्जी, भिन्नता। प्रभाव ये याद रखना, जीवन काल अगर पूछे तो आप फिक्स करें, नहीं जीवन काल इसका भिन्नता ही होता है, ठीक है। इसके बाद जीवन काल हो गया, जीवन काल के बाद देखो ये हो गया परागकण की ये बात थी। अब मैं आपको थोड़ा सा परागकण के बारे में देख लेते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो परागकण की मैंने स्ट्रक्चर बताई, स्ट्रक्चर द्विकोश की होती है, ठीक है। दो कोश की स्ट्रक्चर, मतलब दो परत थी उसमें, दो परत में पहली परत कौन सी थी, उसमें बाह्य परत कौन सी थी, बाह्य परत। बाह्य परत को हम बाह्य चोल भी कहते हैं, ठीक है। बाह्य परत को हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल, ठीक है। और बाह्य चोल किसका बना होता है, याद रखना, बाह्य चोल एक स्पोरोपोलिन नाम याद रखना, क्या, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो है, स्पोरोपोलिन का बना होता है बाह्य चोल। और ये इतना कठोर होता है, मतलब इसे आप कितना भी अधिक टेम्परेचर दें या टेम्परेचर कितना भी दें या कोई भी एंजाइम, ठीक है, मतलब टेम्परेचर हो, ठीक है, या एंजाइम, मतलब कठोर से आप कुछ भी कर लो, मतलब टूटेगा नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बाह्य परत होती है परागकण की बहुत ही कठोर होती है, उसे आप किसी एंजाइम, टेम्परेचर या मतलब कुछ भी देकर, मतलब आप मेहनत से मेहनत अगर कितनी भी कोशिश करेंगे टूटता नहीं है। मतलब ये बहुत कह सकते हैं बहुत ही कठोर होता है बाह्य परत, ठीक है। अगला है उसका बाह्य परत के बाद मैंने बताया अंतः परत, उसे मैंने आपको अंतःचोल भी कहा, ठीक है। इसके बाद इसे अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल जो होता है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है, याद रखना है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। अंतःचोल, क्योंकि बाह्य चोल तो बता दिया मैंने स्पोरोपोलिन का बना होता है। अंतःचोल जो होता है वो मतलब स्पोरोपोलिन, अंतःचोल बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का, ठीक है। ये है परत के बारे में, ठीक है। परत हो गई, परत के बाद मैंने क्या बताया, कोशिका, ठीक है। परत के बाद हम बात करेंगे कोशिका। कोशिका कौन कौन सी थी, याद रखना। देखो कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका जो थी, कोशिका ये कौन सी थी, द्विकोशिकीय थी, ठीक है। द्विकोशिकीय मैंने बताई थी आपको, ये कौन सी होती है, द्विकोशिकीय। कोशिका इसमें कितनी पाई जाती है, दो कोशिका पाई जाती है। पहली होती है इसमें कायिक कोशिका, पहली कौन सी होती है, कायिक कोशिका, ठीक है। दूसरी होती है जनन कोशिका, ठीक है। पहली होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। देखो बेटा कायिक कोशिका जो होती है बड़े आकार की कोशिका होती है। अगर आपसे पूछे परागकण में बड़े आकार की कोशिका कौन सी है, तो याद रखना बेटा कायिक कोशिका होती है। और बड़े आकार की कोशिका याद रखना, ये कौन सी, इसका आकार कितना होता है, इसका आकार होता है बड़े आकार की, ठीक है। ये किस आकार की होती है, ये देख रखो, ठीक है। कायिक कोशिका जो होती है बड़े आकार की कोशिका है। जनन कोशिका जो होती है वो होती है छोटे आकार की, ठीक है। छोटे, मैं आपको एक चीज बोलूंगा याद रखना है, ठीक है। लिखा तो हमारे पास सबके पास है। देखो बाह्य मतलब मैंने क्या कहा, बड़े आकार की जो कोशिका है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। छोटे आकार की जो कोशिका है उसे जनन कोशिका कहते हैं। बड़े आकार की कोशिका में एक अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आप इसका याद, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परागकण की किस कोशिका में अनियमित आकार केंद्रक पाया जाता है, परागकण की कायिक कोशिका में अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है। अर्थात जनन कोशिका क्या होती है, जनन कोशिका याद रखना, जनन कोशिका बड़े आकार, बिल्कुल सुनो, जनन कोशिका क्या करती है, बड़े आकार की कौन सी, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में इसका जो इसे जाने साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। देखो बड़े आकार की कोशिका कौन सी, कायिक कोशिका। छोटे आकार की जो कोशिका, छोटे आकार की जनन कोशिका, छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका। बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में तैरती हुई पाई जाती है, कौन, जनन कोशिका। फिर सुनो, फिर स्टेटमेंट सुनो कि छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में तैरती हुई पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया ये हुआ कोशिका के बारे में बात हो गई। ये कोशिका होती है, कोशिका के बारे में की, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इससे पूछेगा बाह्य परत किसकी बनी होती है, बाह्य परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। अंतः परत सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। कितनी कोशिका पाई जाती है, दो। कौन कौन सी, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका में एक अनियमितता केंद्र पाया जाता है, हाँ। जनन कोशिका में कोई अनियमितता केंद्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका में, छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका का, जनन कोशिका बड़े आकार की कोशिका की कोशिका द्रव्य में तैरती हुई पाई जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है एक टॉपिक है छोटा सा, देखो इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कोशिका क्या है, द्विकोशिकीय है। बड़े आकार की कोशिका कौन सी है, कायिक कोशिका। छोटे आकार की कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका। बड़े आकार की कोशिका में एक बात सुन लो, अनियमित। अनियमित क्या होता है, जिसका कोई मतलब आकार नहीं हो, ठीक है। अनियमित आकार नहीं, कोई नियमित आकार नहीं है, ठीक है। अनियमित, बड़े आकार की कोशिका में अनियमित आकार क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में केंद्रक। बड़े आकार की कोशिका में एक अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है, जबकि जनन कोशिका में नहीं पाया जाता। अब आपसे पूछे इस जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जनन कोशिका बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में तैरती हुई पाई जाती है, ठीक है। इसको लिखो,
ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक टॉपिक और है इसमें परागकण में छोटा सा, जनन छिद्र क्या है, ठीक है। जनन छिद्र किसे कहते हैं, परागकण में जनन छिद्र क्या होते हैं, याद रखना। मैंने आपसे कहा था कि बाह्य परत में क्या था, बाह्य परत किसकी बनी हुई थी, मुझे बताओ। बाह्य परत किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। बाह्य परत किसकी बनी थी, स्पोरोपोलिनिन। जनन छिद्र क्या है कि कभी कभी किसी केसों में कोई केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ये जो मतलब किसी स्थानों पर स्पोरोपोलिन पाया नहीं जाता है, किसी स्थानों पर स्पोरोपोलिन नामक आवरण नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण जनन कोशिका में केंद्रक था, केंद्रक तो था उसमें, याद रखना बेटा, काय कोशिका में एनिमित्र केंद्रक था, इसमें भी जनन कोशिका में केंद्रक था, ठीक है। बाह्य परत में स्पोरोपोलिन का आवरण है, ठीक है। कभी किसी स्थानों पर स्पोरोपोलिन पाया नहीं जाता है, जिनकी वजह से, सुनो अब ध्यान देना है, याद रखना, किसी स्थानों पर, नहीं लिख रहा हूं, इसकी खुद ने बनाई है डेफिनेशन ना, उसमें तो नोट्स में तो अलग अलग लिखी होती है, ठीक है। जनन छिद्र क्या होता है, किसी स्थानों पर परागकण में, ठीक है, कोई स्थान ऐसे होते हैं पर परागकण में स्पोरोपोलिन, ठीक है, स्पोरोपोलिन नामक ये आवरण कैसा कठोर है, नामक कठोर आवरण, ठीक है। मैंने क्या कहा, किसी स्थानों पर परागकण में स्पोरोपोलिन नामक कठोर आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब ये एब्सेंट होता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से, कारण क्या होता है, जिसकी वजह से जनन कोशिका का केंद्रक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनन कोशिका का केंद्रक क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, केंद्रक बाहर आ जाता है। कहां से बाहर आता है, जनन छिद्रों से। जनन छिद्र क्यों कहा मैंने, इसलिए तो कहा क्योंकि बेटा जनन कोशिका केंद्रक बाहर आ रहा है उससे, इसलिए बाहर आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहा जाता है। ये परागकण खत्म है टॉपिक, 1 2 4 हेडिंग और बोर्ड देख लो, ठीक है। परागकण टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म है, ठीक है। किसी स्थानों पर, सुनो एक बार डेफिनेशन समझो, हमने परागकण पढ़ा, परागकण में 1 2 गोले बनाए, हाँ सर। बाह्य परत कौन सी थी, बाह्य परत थी, उसमें स्पोरोपोलिन का आवरण था, ठीक था। अब मैंने क्या कहा, किसी स्थानों पर स्पोरोपोलिन आवरण नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जनन कोशिका का केंद्रक बाहर आ जाता है, मतलब जनन कोशिका मतलब बाहर आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहा जाता है। ये जनन छिद्र की क्या थी, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछे कि जनन छिद्र क्या है, व्हाट इज द जनन छिद्र, तो आपको बताना ये है सर जनन छिद्र, लेकिन आना 2 नंबर 1 नंबर में आ जाएगा, पूछे तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट पे पूछ सकता है, क्योंकि पूछा नहीं गया अनेक सालों से, ठीक है, पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसके बाद कुछ देख लो, मतलब मैंने क्या कहा, आपको बताया कि परागकण का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, सब पादपों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, ठीक है। अब सुनो किसमें क्या होता है वो सुनो, ठीक है, इसको उतार लो भाई, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, परागकण का जीवन काल, अब मैं दूसरा, देखो क्या है, परागकण जो मैंने आपको ऑर्डिंग लिख रखी है, परागकण का बेटा मैं जीवन काल बताता हूँ, किसमें, 2 एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी से बाहर करते नहीं जाते हम, ठीक है। एनसीईआर मतलब परागकण का जीवन काल, भी एनसीईआरटी द बेस्ट, ठीक है। देखो परागकण का जीवन काल, ध्यान करो, परागकण का जीवन काल होता है, पहले अगर आपसे गेहूं जानते हो, गेहूं और चावल, ठीक है। अगर आपसे, सुनना क्वेश्चन सीधा पूछेगा, अगर आपसे बहुविकल्प पे आते उसमें पूछ सकता है कि गेहूं और चावल के परागकण का जीवन काल बताइए, तो याद रखना, अगर आपसे किसी एग्जाम पूछ ले, किसी एग्जाम में भी, कि परागकण का जीवन काल, याद रखना गेहूं और चावल में परागकण का जीवन होता है 30 मिनट का, 30 मिनट, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि परागकण का जीवन काल गेहूं व चावल में कितना होता है, 30 मिनट का, और एक और एनसीईआरटी में दे रखा है आपके रोजेसी कुल के पादपों में, ठीक है, किसमें, रोजेसी कुल के पादपों में, रोजेसी कुल के पादपों में परागकण का जीवन काल होता है 2 से 3 मंथ, मतलब 2 से 3 मंथ, ठीक है, 2 से 3 मंथ इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। फिर सुनो, परागकण का जीवन काल, मैं ये तो कहा कि परागकण का जीवन काल सब पादपों में भिन्न भिन्न होता है, तो अब दिख रहा है आपको कि गेहूं चावल में 30 मिनट में, गेहूं चावल में तो परागकण का जो 30 मिनट में मर जावे,
परंतु रोजेसी कुल के पादपों में जो परागकण का जीवन काल है 2 से 3 महीने होता है, मतलब 2 से 3 महीने तक परागकण जीवित रहता है। ठीक है, ये परागकण की जो मतलब परागकण का जीवन काल उसके बारे में हमने बताया। इसके बाद परागकण हो गया, परागकण खत्म है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सर परागकण मर रहा है, जल्दी मर रहा है, अगर मैं इसका जीवन काल बढ़ाया चाहूँ, अगर मैं इसका जीवन काल बढ़ा दूं, अब क्वेश्चन आ जाए कि परागकण का जीवन काल बढ़ाने के लिए या परागकण का लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको उतारो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा पूछ ले आपसे किसी एग्जाम में भी, गेहूं चावल का परागकण का जीवन काल 30 मिनट, परंतु रोजेसी कुल के पादपों का 2 से 3 मंथ है। ठीक है, अब देखो एक चीज बताते हैं हम आपको, इसके बाद देखो आपके मैं बताता हूँ परागकण का जीवन काल कैसे बढ़ाएं। ठीक है, देखो उतार लो भाई इसको। ठीक, देखो परागकण का जीवन काल, परागकण ऐसे लिखते हैं, परागकण का जीवन काल कैसे बढ़ाएं। ठीक है, जीवन काल अब देखो कम है, बढ़ा दें, देखो है काम के एनसीईआरटी में लिख रहा है, हमने पढ़ा है इसलिए बता देते हैं। देखो परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं बेटा, आप एक चीज याद रखो, परागकण एलर्जी उत्पन्न करने के लिए हम ही करें एलर्जी उत्पन्न। हम बेटा किसी पादप के पास जाएं तो पादप से क्या करें, हाथ लगाए तो अपना एलर्जी हो जाती है। ये परागकण ही होते हैं जो हमारे, अब कोई पादप है बेटा, ऐसे पादप होते हैं जिसके हम हाथ लगाए तो हमारे बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, तो ये इसका प्रभाव क्या होता है, एलर्जी। ठीक है, अब देखो जीवन काल कैसे बढ़ाएं, ऐसे पूछा नहीं जाता, सुन लो। देखो परागकण का जीवन काल बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कितना लें, याद रखना परागकण का जीवन काल बढ़ाने के लिए अगर आपको टेम्परेचर लेना है -196 डिग्री सेल्सियस, और ये बर्फ जमा दी भाई साहब, क्योंकि बेटा देखो माइनस कहाँ आता है, माइनस कब आता है, जीरो से भी नीचे, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 रुपए, और जीरो से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -196, मतलब क्या कैसे बढ़ाएं, कितना टेम्परेचर ले, -196, सुनो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ का नाइट्रोजन के साथ परागकण लिया, परागकण क्या किया बेटा, परागकण को कितने टेम्परेचर पर रखा, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको क्या किया फिर नाइट्रोजन के साथ मैंने क्या करा दिया, स्थिरीकरण मैंने करवाया, तो परागकण का क्या हुआ, जीवन काल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ये बताओ कि परागकण का जीवन काल कैसे बढ़े, याद रखना बेटा क्या करना है, ये -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ नाइट्रोजन के साथ परागकण का अगर स्थिरीकरण कराए तो क्या होता है, उसका जीवन काल इंक्रीज होता है, जीवन काल बढ़ जाता है। फिर से सुन लो इसको एक बार फिर से, चाहे आप सब जानते हो, देखो 0 डिग्री टेम्परेचर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, परंतु इधर को आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे होगा। ठीक है, मतलब माइनस है, 0 पर बर्फ जमती है, आपको पता है 100 पर उबलता है पानी, 0 पर जम जाता है, तो जमने से भी कम है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, माइनस का 196 टेम्परेचर पर तो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या करा दो, स्थिरीकरण अगर आप करा दें तो क्या होता है, परागकण का जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाता है। परागकण टॉपिक खत्म, परागकण जो था मतलब आपके गुरु बीजाणु खत्म, मैंने समझो गुरु बीजाणु खत्म हुआ। अब देखिए आपके एक टॉपिक रह गया था बीच में छोटा सा, देखो छोटा सा टॉपिक रहा था उसको देखो, यहां तक आपकी परागकण खत्म है, परागकण बिल्कुल खत्म है, इससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखो इसको लिखो, थोड़ा सा लिखो तो ना। ठीक है, अब देखो एक चीज, देखो एक बात हम आपको बताते हैं, ध्यान देना है। परागकण देख लिया, अब आपके एक टॉपिक रहेगा, तो देखो पुष्प बताते हैं पहले आपको, नहीं पुष्प नहीं, पहले स्त्री केसर देखो, हमने पुंकेसर पढ़ा था यार, वो छोटा सा रह गया था गलती से टॉपिक है ना, उसको देख लो अभी यार, है ना। देखो हमने आपको यार देखो क्या बता दिया क्या बता दिया, पुंकेसर मैंने बताया नर जननांग की इकाई पुंकेसर कहलाती है, मैंने आपको स्त्री केसर की डेफिनेशन बता दी है। मादा जननांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो याद रखना है, स्त्री केसर की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या होता है सर स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, व्हाट इज दिस स्त्री केसर, याद रखना है। स्त्री केसर जो होता है उसमें भाग देखो, ठीक है, स्त्री केसर में भाग बताते हैं, देखो खान तक दिख रहा है, कवर कितना हो रहा है, ठीक है, देखो देखो ऐसे ये है, ठीक है, नहीं मान लिया है, ऐसे है ना, ये तो ये ऊपर का भाग है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है,
ऊपर के भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, बीच का जो भाग है वो कहलाता है वर्तिका, और जो नीचे नीचे का भाग है इसे कहते हैं अंडाशय। ये आपके स्त्री केसर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या होता है सर स्त्री केसर, मुझे बताओ। तो मैंने बता दिया स्त्री केसर, डेफिनेशन पता है, फिर से सुन लो। मादा जननांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया 1 नंबर में कि स्त्री केसर के भागों के नाम लिखे, तो क्या लिखोगे आप? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, देखो ये स्त्री केसर के बारे में था। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो देखो डेफिनेशन सुनो। देखो वर्तिकाग्र क्या करता है, स्त्री केसर का कैसे शुरू में देखो कैसे, अगर एग्जाम में खुश करना है हमको है, बायोलॉजी में यही बात होती है, खुश करने के लिए आपको पहले का पीछे का थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्त्री केसर का वह भाग जिस पर मतलब वो वह भाग जो परागकण को मंच प्रदान करवाता है या परागकण वहां कर रुकते हैं उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिका क्या होता है? यह स्त्री केसर के मध्य का भाग है और लंबा भाग है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है भाई बहुत लंबा भाग है, यह लंबा भाग है। ठीक है, यह स्त्री केसर का लंबा भाग होता है। ठीक है, इससे परागकण कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद अंडाशय। देखो यह स्त्री केसर का सबसे आधारी व निचला भाग है। आपको भी दिख रहा है कैसा भाग है? अभी यह स्त्री केसर है, अभी आम का है अंडाशय सबसे निचला भाग है। तो याद रखना है कि अंडाशय क्या होता है? स्त्री की सबसे आधारी और निचला भाग है इसमें। और ये गोलाकार ये से दिख रहा है, गोला सही होता है। ठीक है, और याद रखना है इसमें क्या पाई जाती है, याद रखना है हरदम आपको, इसमें अपरा पाई जाती है। अपरा आप पढ़ोगे आगे, अपरा पढ़ोगे पुष्परक होता है, पुष्परक में कॉरियोनिक विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, जरा जंकुरक उससे अपरा बनती है, सह गर्भता हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आपके चैप्टर 3 है उसमें पढ़ लेंगे जूलॉजी में। ठीक है, देखो क्या होती है अपरा नाल, या उसे प्लेसेंटा भी कहते हैं, नाम अलग अलग है भाई, एक ना मतलब एक ही नाम है। ठीक है, प्लेसेंटा, अपरा नाल या प्लेसेंटा याद रखना। ठीक है, इसे अपरा भी कहते हैं। ये बेटा काम क्या करता है याद रखना। अब ये तो पुष्प में मादा में भी जो हमारे हुमन पाए जाते हैं, मानव पाए जाते हैं, मादा में क्या पाई जाती है? अपरा नाल प्लेसेंटा पाई जाती है। जो गर्भ के समय, उस समय गर्भ में माँ के बच्चा होता है, उसमें जो बच्चे को माँ से जोड़ने के लिए, मतलब माँ कुछ खाती तो बच्चे के पेट में चल जाता है, उसका कार्य कौन करता है बेटा? अपरा नाल या प्लेसेंटा उस कार्य को करती है। ठीक है, समझ में आया? ये स्त्री केसर के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, पुष्प की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पुष्प की रह गई थी, तो पहले हो जाते पर बीच में रह गया ये टॉपिक है ना। इसको लिखो भाई, इसके भाग 3 होने चाहिए याद आपको। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में यहाँ पे अपरा नाल प्लेसेंटा पाई जाती है, ये। ठीक है, अब देखो पुष्प कैसा होता है। देखो पुष्प में आपको पहले यही बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले तो यही बनाना है। ये मैंने बनाया भाल है, ये इसको ही बनाना है, ऐसे बना के ऐसे ऐसे कर